हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर चल रहा था। क्या चल रहा था? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम 4.3 पढ़ रहे थे। 4.3 के हमारे बच्चों 3 तक के सवाल हो गए थे और हमारे 4 नंबर से सवाल करने थे। तो 4 नंबर के सवाल से हमारा जो है शब्द संबंधित समस्या वाले सवाल शुरू हो गए। ठीक है ना? अब आप पूछोगे सर जी शब्द संबंधित समस्या वाले सवाल क्या होते हैं? तो आपको बता दिया जाए कि एक ही चीज के एक से अधिक नाम होते हैं। जैसे आप लोगों ने पर्यायवाची पढ़ा होगा। पर्यायवाची में क्या होता है? एक ही चीज के एक से अधिक नाम होते हैं। अब हमें क्या होता है, उसके एक या दो ही नाम पता होते हैं। गणित में स्टैंडर्ड भाषा का इस्तेमाल होता है और हमें और शब्दों की जानकारी नहीं होती है, तो हमें वो सवाल क्या लगते हैं? कठिन लगते हैं। तो आप ये कह लीजिए कि ऐसे शब्द जो सवाल की समस्या को बढ़ा देते हैं, ये सवाल की समस्याओं को क्या कर देते हैं? कठिन कर देते हैं। ऐसे शब्द जो सवाल की समस्याओं को बढ़ा देते हैं, ये सवाल को जटिल बना देते हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? शब्द संबंधित सवाल। शब्द संबंधित समस्या वाले सवाल क्या बोलेंगे? हमने क्या बोला बच्चों कि अब जो हम पढ़ेंगे 4.3 हमारा चल रहा था। 3 तक के सवाल हमारे हो गए थे। आज हम चौथे नंबर से पढ़ेंगे। तो चौथे नंबर से हमारा सब जो सवाल शुरू है वो है शब्द संबंधित समस्या वाले सवाल। तो उसमें होता क्या है बच्चों, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जो सवाल की समस्याओं को और भी ज्यादा जटिल बना देते हैं और जो बच्चों को हल करने में समस्या पैदा कर देते हैं। तो हाँ, पहले तो हम उन शब्दों को जानेंगे। जैसे कौन कौन से शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम इन सवालों में करते हैं और जो बच्चा समझ नहीं पाता है। ठीक है ना? शब्द तो वही होते हैं, नाम अलग अलग उनके हो जाते हैं। बच्चा उसको समझने में क्या करता है? कुछ नहीं कर पाता। बच्चा उसे समझ ही नहीं पाता है। ठीक है ना बच्चों? चलो पहले आपको कुछ चीज बता दे रहे हैं, आप इनको लिख लीजिए। जैसे हमारे पास क्या होता है, पहले तो ये प्लस होता है, माइनस होता है और ये गुणा, ये भाग होता है। यही होता है बच्चों। इन्हीं से ही संबंधित हमारे सवाल हैं द्विघात समीकरण में। और इन्हीं में तरह तरह के शब्द आएंगे जो हमें जानकारी नहीं होती है और हमें सवाल बनाने में समस्या बन जाती है। तो जो जो शब्द आते हैं थोड़ा उनको सीख लेते हैं, फिर सवाल लगाएंगे तो हमें आसान हो जाएगा। चलो जैसे हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम जोड़ भी बोलेंगे, इसको हम योग बोलेंगे। शब्द वही है, नाम क्या हो गए? बदल गए। ठीक है ना? और कहीं पर आपको दिख जाएगा अधिक। अधिक का मतलब ये क्या होता है? जोड़। कहीं पर आपको दिख जाएगा बच्चों ये कुल। क्या दिख जाएगा? कुल। ये भी आपको क्या बताएगा? ये भी बच्चों आपको जोड़ बताएगा। ठीक है ना? और आपको क्या दिख जाएगा बच्चों? कुल मिलाकर। कुल मिलाकर। ठीक है बच्चों? चलो और एक और इसमें बच्चों होता है, उनका अलग मतलब होता है। देखो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, वो बाद में बताएंगे। ठीक है ना? अभी देख लीजिए, हमने बोले योग फल। क्या होता है बच्चों? योग फल। बच्चों योग फल क्या होता है, आप इनको समझ लीजिए। हमने क्या बोला बच्चों? योग फल। देखिए इंसान मेहनत करता है, कहते नहीं भैया आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मिलेगा। तो मेहनत का फल तो दिखाई तो देता है, दिखाई देता है ना? हाँ। कैसा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? मेहनत का फल दिखाई देता है। अभी हमने कहा आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, तो वो आपका मेहनत का फल है। जैसे वहां पर आपने क्या किया, आपने वहां पर क्या किया? मेहनत की। और मेहनत कैसे की? पढ़ाई की। और परिणाम क्या निकला आपका? पास का। तो फल कैसा आया? पास का। तो आपने मेहनत का फल, मेहनत आपने पढ़ाई की और फल क्या मिला? पास का। ठीक है ना? हमने क्या बोला? आपने मेहनत की, ये कर्म किया। किसका किया? पढ़ाई का। और परिणाम क्या है आपका?
परिणाम या फल, ये भी दोनों क्या है, पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के ना, शब्द एक है। क्या मिला, पास का मिला। कहने का मतलब आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मिलेगा जो पास है, ठीक है। वैसे योग फल क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़। हमने आपको बताया था भैया 3 ले लो और 4 कोई संख्या ले लो, इनको अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। तो हमने क्या बताया बच्चों कि योग का फल मतलब क्या, आप दो संख्या का योग मतलब जोड़ कर जो नई संख्या मिलती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे फल के रूप में मिल रहे ना। हमने यहाँ पर इनपुट दिया, मेहनत की, आउटपुट 7 मिल गया, मतलब योग करने पे जो ये फल मिल गया, इसको क्या बोलते हैं, योग फल। क्या बोलते हैं, योग फल। चलो, जोड़ का आपने समझ लिया। अब इसके नीचे लिख दे रहे, देखो ऐसे शब्द बनते हैं बच्चों जो सवाल में क्या कर देते हैं, समस्या पैदा कर देते हैं, ठीक है ना। अभी हम पहले इन शब्दों को जानेंगे, फिर सवाल को हल करेंगे। जैसे बच्चों आपको क्या दे देगा, अंतर। अंतर बोले तो घटाना ही होता है, घटाना, ठीक है ना। कम, कम मतलब क्या हुआ, भैया इतना कम कर दो, कम कर दो या घटा दो, ठीक है ना। ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके घटाने पे आते हैं, ठीक है। गुणा का देख लो बच्चों, हमने बोल दिया गुना। गुना मतलब क्या होता है, गुणा। हमने बोल दिया बच्चों गुणा, हमने बोल दिया बच्चों गुणनफल। क्या बोल दिया, गुणनफल। अब जैसे योगफल होता है बच्चों, वैसे गुणनफल होता है। गुणनफल को क्या बोलोगे, जैसे कोई संख्या ले ली 3 गुणे 6, क्या मिल गया बच्चों, 18। अब हम कहेंगे गुणन मतलब क्या होता है, गुणा मतलब इन दो संख्या का हमने गुणा किया और फल क्या मिला बच्चों, हमें फल मिला 18। तो ये जो फल आया है ना बच्चों, ये कैसे आया है, ये गुणा करने पे आया है। तो हमने इस पे कौन सा ऑपरेशन किया, गुणे का, ठीक है ना। तो ये गण, देखो ये चिन्ह होते हैं ना बच्चों, इन्हें बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं, इंग्लिश में ऑपरेटर, हिंदी में संकारक। ये क्या करते हैं, ये सब ये संख्याओं को, बीज गणितीय चरों को ऑपरेट करते हैं, ठीक ना। जैसे मशीनों को ऑपरेटर ऑपरेट करता है, तो यहाँ पर ऑपरेटर ये सब है गणित के चिन्ह, ठीक है। देखो 6 त्रिक बच्चों 18। तो कहने के बाद ये जो फल निकल के आया ना, ये हमने यहाँ पर मेहनत की, ये कोई काम ही किया ना हमने। क्या काम किया हमने, गुणे का काम ही किया। फल के रूप में बच्चों 18 मिल गया, क्या मिल गया, 18। अब ये जो 18 मिला है ना, कौन सा कर्म करने पे मिला है, गुणा करने पर। तो क्या बोलोगे, गुणा करने पे मिलने वाला फल गुणन फल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, गुणन फल कहलाता है, ठीक है बच्चों। चलो, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। चलिए, समझ में आया है तो आगे देख लेते हैं। अब बचा हमारे बच्चों क्या, भाग। क्या बचा, भाग। अब देखिए भाग में क्या होता है, देखिए हम जैसे लिख दिए औसत। क्या लिख दिया, औसत। औसत ये हो गया, और हमने क्या लिख दिया बच्चों, और हमने लिख दिया भाग। क्या लिख दिया, भाग। तो और क्या लिख दिया हमने, विभाजित। विभाजित करना, ये आप क्या लिखोगे, विभाजित करना। अब विभाजित करना क्या होता है, सब भाग में आते हैं, किसमें आते हैं, सब। मतलब अगर ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल कर दें बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इनका सबका मतलब भाग्य होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब शब्द अलग अलग है, अर्थ क्या है सबका, सबका सेम यही है। शब्द बदल गए हैं लेकिन मतलब सबका सेम होता है, ठीक ना। कुछ चीज और समझ लीजिए, शब्द संबंधित सवालों में कैसे कैसे तरह के सवाल आते हैं आपको। नॉर्मली सामान्यतः इसी तरह के सवाल ज्यादा बनते हैं। जैसे कि आपको हम बता दे रहे हैं कि जो नॉर्मली सवाल आपका बनता है, इसमें कैसे बनता है, देखो 3 या 4 प्रकार के ज्यादा पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा बच्चों संख्याओं से संबंधित, कैसे पूछ लेगा, आपको तो संख्या दे देगी, संख्याओं से संबंधित जो शब्द संबंधित सवाल आते हैं ना, ज्यादातर ऐसे आते हैं, संख्याओं से संबंधित। और आपसे क्या पूछ लेगा, आयु से संबंधित। क्या पूछ लेगा बच्चों, आयु से संबंधित। आयु से संबंधित बच्चों आपसे पूछ लेगा, ठीक है बच्चों।
और क्या पूछ लेगा बच्चों आपसे? चाल समय दूरी से संबंधित। क्या पूछ लेगा? चाल समय दूरी से संबंधित सवाल आपसे पूछ लेगा बच्चों, इनसे संबंधित ऐसे ही सवाल आपसे बनते हैं, ठीक है ना बच्चों? चाल समय संबंधित, आयु से संबंधित, संख्याओं से संबंधित, ऐसे ही। या फिर आपका किससे पूछ लेगा बच्चों? क्षेत्रफल। किससे पूछ लेगा? क्षेत्रफल परिमाप। और क्या पूछ लेगा? क्षेत्रफल परिमाप। और इन्हीं से, हाँ, इनसे संबंधित सवाल पूछ लेगा आपको, इन्हीं को बार बार घुमा फिरा के देता है, ठीक है ना? इनसे संबंधित सवाल पूछ लेगा। या फिर क्या पूछ लेगा आपके बच्चों? आपको पूछ लेगा कार और समय वाला। क्या पूछ लेगा बच्चों? कार समय, कार समय। या फिर आपसे क्या पूछ लेगा? नल कितने लीटर पानी कितने घंटे में भरती है। ऐसे ही सवाल आपके, इसी से संबंधित सवाल बच्चों क्या आते हैं? इसी से संबंधित सवाल आपके शब्द संबंधित सवाल में पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए कुछ चीज और भी आप सीख लीजिए, इसे आप लिख लीजिए, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है ना? चलो, इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं शब्द संबंधित सवालों में। आगे देखते हैं अब इसके आगे का सवाल क्या हो। कुछ और भी शब्द हैं जो आपको हम बता दें, जैसे आपसे पूर्व बोल दें, आयु में क्या बोलते हैं? पूर्व। तो पूर्व का मतलब क्या होता है? घटाना। क्या होता है? घटाना। हमने बोला 5 वर्ष पहले हमारी आयु, तो अगर वर्तमान में हमारी कितनी है बच्चों? वर्तमान में है x, तो अगर पूर्व में जाएंगे तो क्या कर दोगे? घटा दोगे। अगर बाद का पूछ लिया कि बाद का बता दो, तो बाद में क्या कर दोगे? जोड़। क्या कर दोगे बच्चों? जोड़। हमने पूछा वर्तमान में x था, पूर्व में जाओगे तो x -5 कर दोगे। अगर वर्तमान में x से बाद में जाओगे तो x +5 कर दोगे, ठीक है ना? तो बाद में जुड़ेगा, पूर्व में घटेगा, ठीक है बच्चों? ये भी आप समझ लो। ये आयु से संबंधित वालों में होता है, जहां पूछा कि राम की आयु श्याम की आयु से 2 वर्ष से बढ़ी है, ऐसे वाले सवालों में। और आपका एक होता है व्युत्क्रम। क्या होता है? व्युत्क्रम, ठीक है? देखो वैसे सही लिख देते हैं। और क्या होता है बच्चों आपको? देखो, और बच्चों क्या होता है आपका? व्युत्क्रम, ठीक है बच्चों? देखिए व्युत्क्रम और भी सवाल, देखिए आपके सवाल किसमें इतने दे रखे हैं, देखिए ये आपका सवाल बच्चों दे रखा है, इसमें कितने सवाल दे रखे हैं? हाँ, 12 से लेकर 11 तक के सवाल इसमें दे रखे हैं, ठीक है बच्चों? अभी ये सवालों को हम हल करेंगे बच्चों, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना? व्युत्क्रम मतलब क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। क्या होता है बच्चों? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अगर हमने बोले बच्चों कि x का व्युत्क्रम बता दो, क्या कर दोगे बच्चों? उल्टा कर, ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे शब्द आएंगे तो क्या करेंगे? इन शब्दों का अगर ज्ञान हो गया तो सवाल करने में हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है ना? दिया कुछ नहीं होता। चलो अब सवाल हल करते हैं, पहला सवाल देखते हैं, ठीक है ना बच्चों? अब क्या करेंगे हम? पहला सवाल देखें। चलो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल को हम हल करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है कि जो बच्चा हमारा शुरू से वीडियो देखेगा उसको पूरा द्विघात समीकरण क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी काफी डिटेल और कॉन्सेप्ट से एकदम क्लियर करके सवाल बताया, एकदम कॉन्सेप्टफुल, ठीक है? चलो पहला सवाल पढ़ते हैं 4.3 का। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहला सवाल। चलो हमें पहला सवाल दिया है बच्चों कि 3 वर्ष पहले, ध्यान सुनना, 3 वर्ष पहले, पहले आया ना पूर्व, अभी बताया ना पहले के लिए घटाओगे और पश्चात के लिए जोड़ोगे। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब बच्चों उल्टा अभी बोला है, ठीक है ना? और अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो पहले को जो पूछ रहा है वो कोई अज्ञात राशि चर होगी जिसके विषय में पूछ रहा है। तो अज्ञात चीज हम क्या मानते हैं? कोई अज्ञात राशि चर होती है उसको ए बी सी के टर्म में मानते हैं, ए से जेड तक कोई अक्षर मान लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु बता दो। देखो तो आप क्या मानोगे बच्चों? माना वर्तमान आयु, क्या बोलोगे बच्चों? माना वर्तमान आयु
किसकी? रोहन की। रोहन दे रखा है, रहमान। वर्तमान आयु रहमान की कितनी है बच्चों? x। कितनी है? x। ये वर्तमान आयु है, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, ठीक है ना। क्या करोगे? प्रश्नानुसार। अब बच्चों क्या करोगे? देखो सही से लिख लो बच्चों, प्रश्नानुसार, ठीक है ना बच्चों। देखो इस, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ, अब क्या जाएगा? प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, ये क्या बोलोगे? प्रथम शर्तानुसार, ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है बच्चों? अब देखो, कभी हमने यही बताया आपको, कह रहा है 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब जैसे देखो, बच्चों को लगता है कि ये शब्द संबंधित वाले सवाल बड़े कठिन, कुछ कठिन नहीं। हमने जो भी शब्द बताए हैं, अगर आप उन शब्दों का अध्ययन कर लोगे तो सब देखा जाए तो सबसे सरल है। जैसा जैसा बोलेगा आप वैसा वैसा करो। कह रहे 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पहले, वर्तमान आयु x है, x से कहाँ जाओगे? x से 3 वर्ष पहले मतलब घटाओगे, अभी हमने बताया है। x से 3 वर्ष पहले, आप ऐसे भी समझ लो, अगर हमने कहा आपकी उम्र है 20 साल, तो अब से 3 वर्ष पहले कितनी थी? वापस जाओगे 3 साल पहले तो 17 साल आप बताओगे, तो 20 में क्या करो? 3 घटा के तो लाओगे। तो और जैसे हमने बताया, अगर आपको वो भी नहीं समझ पा रहा है तो पहले के लिए घटा दोगे, बाद के लिए जोड़ दोगे, ठीक है ना। ये तो हो गया ऐसे बताने के लिए, बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इससे क्या, प्रश्न के अनुसार, तो इसको ऐसे लिख दो, प्रश्न के अनुसार अब से क्या लिखोगे? 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी है? रहमान की आयु कितना लिखोगे बच्चों? x-3 लिख दो, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न के अनुसार, इसके बाद देखो ये अब से 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x-3। अब क्या लिखोगे? अब से, ये तो क्या है देखो, कह रहे अब से 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी? x-3, ठीक है ना। और कह रहे उनकी आयु का व्युत्क्रम। अब ध्यान देना है, अभी तो हमने क्या, अब से 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x-3, ठीक है ना। अब देखो ये तो प्रश्न के अनुसार है, इसके और क्या दिया है कि अब से कितने साल बाद? अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? रहमान की आयु, तो जब बाद की बात होगी तो जोड़ देंगे, हमने बताया था। क्या करोगे? वर्तमान से 5 साल आगे बढ़ा, कितनी हो जाएगी? x+5, ठीक है ना। ये तो हो गई 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि ये 3 वर्ष पहले आयु आई ना, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अभी हमने बताया था। तो अगर इनका व्युत्क्रम बच्चों निकालोगे तो क्या हो जाएगा? रहमान की आयु x-3 थी, और x-3 का व्युत्क्रम देखो बच्चों, यहाँ लिख लो, का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x-3। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता, हमने बताया था। अब इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चों? 1/x+5 हो जाएगा। रहमान की आयु ये थी, अब उनका व्युत्क्रम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये व्युत्क्रम आ जाएगा, अगर ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये, ठीक है। अब से 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x-3, व्युत्क्रम कर दोगे तो 1/x-3। अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x+5, उल्टा कर दोगे तो 1/x+5, ठीक है ना। ये दिया है, जैसे सवाल दिए हम वैसे चल रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि हाँ 3 वर्ष, हाँ 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। क्या कह रहा है? 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, इसका व्युत्क्रम कर दो, और 5 वर्ष बाद
रहमान की आयु का व्यतिक्रम कर दो और दोनों का योग, कह रहे 1/3 है। तो योग का मतलब हमने क्या बताया था बच्चों, योग को जोड़ ही बोलते हैं। तो योग मतलब इनका क्या 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 कर दोगे, जोड़, x-3 और प्लस x/x+5, ठीक है ना। ये हम बच्चों हटा दिए, कह रहा है उनके व्यतिक्रम का योग, योग मतलब जोड़ हमने कर दिया। और कितना दे रखा है ये, कह रहे ये बच्चों 1/3 है। कितना है बच्चों, ये बच्चों 1/3 है। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया है। अब इन्हें हम क्या कर देंगे, हल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, सरल करना, इसको कर लेते हैं। चलो बच्चों, हमने क्या बोला, अगर ऐसे फ्रैक्शन या भिन्न वाले सवाल बन जाए, कुछ नहीं करना बच्चों, इनका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इनका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इन दोनों का बच्चों इसमें कर दो, ठीक है। चलो अब वही चीज हम करेंगे बच्चों, देखो अब कर दो, ऊपर क्या जाएगा, x+5 प्लस x-3 बच्चों, पूरे में क्या आ जाएगा, x-3 x+5, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/3, ठीक है बच्चों। चलो इसे और सरल कर लो, तिर्यक गुण बराबर में ऐसे कोई चीज लिखा होता है, तिर्यक गुणा होता है, इनका गुणा इधर होता है बच्चों, इनका गुणा इधर होता है, इसी के क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणा करने, क्या बोलोगे, तिर्यक गुणा करने पर, करो तो भैया, 3 का गुणा बच्चों इधर करोगे, पहले बाद में करना, ठीक है ना, पहले इनको और हल कर लो, x x मिले कितना हो जाएगा बच्चों, 2x, अभी तिर्यक गुणा मत करो, ठीक है ना, अभी क्या करोगे बच्चों, अभी तिर्यक गुणा मत करो, ये इसके अगली वाले स्टेप में कर लेना। चलो x x मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों, 2x, और 5 में 3 गया बच्चों, प्लस माइनस माइनस, 5 में 3 गया तो हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं, तो प्लस का दो, ठीक है बच्चों। और इन्हें भी हल कर लो बच्चों, गुणा करा दो, x का स्क्वायर प्लस का 5 का x और माइनस का 3x और माइनस का 15, ठीक है बच्चों। अभी भी मत करना, और सरल कर लो, ठीक है ना। चलो कर लो, 2x प्लस का 2 x² प्लस माइनस बच्चों माइनस, 5 में 3 गया 2, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लेते हैं बच्चों। चलो कितना हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर का 1/3, ठीक है बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा दे रहे, जगह की कमी है, ठीक है, यहाँ इस चीज को करते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब उसका तिर्यक गुणा करेंगे, क्या कर देंगे बच्चों, अब उसका तिर्यक गुणा करेंगे, देखो कर दो, यहाँ लिख भी देना बच्चों, इनका क्या कर दोगे बच्चों, आपस में तिर्यक गुणा, यहाँ लिख दो तिर्यक गुणा करने पर, क्या लिखोगे बच्चों, तिर्यक गुणा करने, 3 का इधर ला लो, 3 दूनी, देखो आप डायरेक्ट भी नहीं करेंगे, देखो 3 2x प्लस का 2, ठीक है बच्चों, उसको उधर ले जाओ, x² प्लस का 2x माइनस का 15। चलो बच्चों देखो, जिसके बीच में कोई चीज नहीं गुणा होता, गुणा करा लो, 6x प्लस का 6 x² प्लस का 2x माइनस का 15, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना, इन सबको उधर ले जाओ, x² प्लस का 2x माइनस का 15, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस का 6x, ये हो जाएगा माइनस का 6 बराबर बच्चों 0, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, x², अब देखो प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है, अब 6 में 2 गया 4x, चिन्ह प्लस का हो गया बच्चों की माइनस का, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह हम लेते हैं, ठीक है। अच्छा हम इसको एक द्विघात समीकरण का हमारा व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c होता है। तो ऐसे ही उसको एक सिस्टमेटिक रूप में भी तो लिखेंगे ना, पहले x की घात 2 वाला आता है, फिर x वाला आता है, इसीलिए पहले हम इसको क्रम से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके सॉल्व करने के बाद x वाला देख रहे हैं,
तो प्लस माइनस माइनस, 6 में 2 गया 4। अब माइनस का 4 आएगा, क्यों? बड़ी संख्या का पीछे वाला चिन्ह लेते हैं। चलो माइनस का 4x। अब देखो माइनस का 15 और माइनस का 6, तो माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, मतलब ये जुड़ जाएगा। 15 6 21। अब 21 माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लेते हैं। तो लगा दो बच्चों, माइनस का 21 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, चलो इसे हल कर लेते हैं। हमने क्या बताया था गुणनखंड से हल करने के लिए बच्चों, कि जो x की घात 2 का गुणांक है ना बच्चों, जो x की घात 2 का गुणांक है, इस क्या है, अगर कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेते हैं, 1 का गुणा आप अचर पद में कर दो। कितना है बच्चों? 21। 21 का आप गुणनखंड कर लो, किससे कटेगा? 3 7 21, और बच्चों 7 एकम 7। अब ऐसे इसके दो टुकड़े बनाओ। ये हम सब बता रखे पूरा डिटेल में, आप मेरी पहली वीडियो से जब पूरा देखना शुरू करिए, आपको पूरा द्विघात समीकरण का निचोड़ पता लग जाएगा। पूरा मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट में बता रखा है, लेकिन जो बच्चा आधा अधूरा देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा। पूरा आपको शुरुआत से देखना पड़ेगा। ठीक है। अब दो दो का जोड़ा बनाओगे कि भैया गुणा करने में कितना आना चाहिए? 21। तो 7 गुणे 3 तो 21 आ रहा है बच्चों। और घटाने या जोड़ने में कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4। अब अभी माइनस का ध्यान मत देना। चलो तो 7 और 3 घटा दोगे तो 4 होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों? माइनस का 4। हमने क्या बोला? हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह हम लेते हैं। तो जो चिन्ह तुम्हें चाहिए वो बड़ी संख्या पे लगा दो, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। भैया माइनस चाहिए, लगा दो, इससे प्लस लगा दो। प्लस माइनस बच्चों माइनस, 7 में 3 गया 4। चिन्ह कौन सा लोगे? बड़ी संख्या के पीछे वाला, माइनस का 4। ठीक है, चलो हमें क्या मिल गया? प्लस का 7 और माइनस का 3। अब इसको हम हल कर देंगे। चलो हल कर लेते हैं। क्या लिखोगे बच्चों? x की घात 2 माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर का 0। चलो दो दो का जोड़ा बना लो बच्चों। यहाँ बच्चों आपको x कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 7 बचेगा। यहाँ बच्चों आपको 3 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 7 बचेगा बराबर का 0। अब इन पदों में आपको क्या कॉमन मिलेगा बच्चों? कह दोगे सर जी यहाँ तो आपको ये कॉमन मिलेगा, इसको बाहर निकाल लो। आपने ये बाहर निकाल दिया तो बचा आपका x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है ना। अब द्विघात समीकरण के दो मूल होते तो एक बार आप ये 0 कर लो। x माइनस 7 बराबर 0, तो बच्चों कितना हो जाएगा? x बराबर 7। एक तो आपका ये हो जाएगा, एक आप ये वाले 0 कर लो। देखो यहाँ कर दे रहे, ठीक बच्चों। x माइनस प्लस 3 बराबर 0, x बराबर उधर जाएगा प्लस वाला तो माइनस, प्लस माइनस में हो जाता माइनस प्लस। बच्चों उम्र कभी भी माइनस पे नहीं होती है, तो हम माइनस वाला संख्या छोड़ देंगे, हम क्या लेंगे? प्लस वाला। तो x बराबर 7 आ गया। रहमान की आयु कितनी है? हमने x मानी थी, x की जगह कितना है? 7। तो रहमान की आयु बच्चों कितनी है? 7 वर्ष। कितना है? 7 वर्ष। ये माइनस का है, माइनस वाला हम नहीं लेते बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो आई होप समझ में आया होगा। इससे हम मिटा दे रहे हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा। चलो इस सवाल हमारा हो गया है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है बच्चों, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो दूसरा सवाल हमारा ये कह रहा है बच्चों कि एक क्लास में एक परीक्षा होती है। उस टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30। ठीक है, सैफाली नाम की कोई लड़की है और उसके क्लास की परीक्षा होती है, क्लास का टेस्ट होता है। तो सैफाली जो है जब क्लास का परीक्षा होती है तो कह रहे हैं कि उसके गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। तो सैफाली के गणित को आप किससे लिख लो बच्चों? गणित में देखो सैफाली के एक में, पहले सवाल पूरा पढ़ते हैं। तो कह रहे एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितने हैं?
प्राप्त किए गए अंकों का योग, योग मतलब जोड़, कितना है 30 है। कह रहे हैं कि यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक, कह रहे हैं अब जो दूसरी शर्त है कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो। कह रहा है जो दूसरी शर्त है कि यदि शेफाली को अंग्रेजी में 2 अंक अधिक मिले हो और नहीं नहीं सॉरी, गणित में 2 अंक अधिक मिले हो और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। ठीक है ना। अब तो हमसे पूछ रहा है कि उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक हमें बता दो। ठीक है, देखो तो हम क्या मानेंगे, शेफाली के, देखो आप ये मत मानो, आप ये मानो। अब सवाल एक बार आप फिर से समझ लो, आपको हम ओरली समझा दे रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि कोई क्लास की परीक्षा है, क्लास टेस्ट होता है ना, बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। कोई शेफाली नाम की लड़की है, तो उसका 2 विषय का टेस्ट दिया गया, गणित और अंग्रेजी का। तो जब टेस्ट हुआ, जब परीक्षा में उसके जो नंबर आए, तो ये देखा गया कि गणित का नंबर और अंग्रेजी का नंबर मिलाकर उसको जो नंबर मिले, तो दोनों विषयों का नंबर का जो योग है ना, टोटल या जोड़, वो 30 आ रहा था। कितना आ रहा था, 30। गणित में और अंग्रेजी में जो प्राप्त अंकों का अगर उसने जोड़ दिया तो 30 आ रहा था। कितना आ रहा है, 30। ये तो होगी पहली शर्त। अब कह रहा है कि यदि शेफाली के, उस शर्त बना रहा है, क्या बना रहा है, यदि शेफाली के गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, और कह रहा है गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में क्या कह रहा है बच्चों, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। तो दूसरी शर्त बता रहा है कि अगर शेफाली के गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तब जो उसको नया अंक मिला ना, मतलब कम करके उधर 3, क्या कह रहे हैं, उधर 2 अंक अधिक करके और इधर 3 अंक कम करके जो नया अंक उसको मिल रहा है, उनका अगर आप गुणन कर दोगे और जो फल निकल के आ रहा है कितना है, कह रहा है वो 210 है। ठीक बच्चों, चलो अब देखो, माना, क्या मानोगे बच्चों, शेफाली के, देखो एक एक लाइन पढ़ेंगे और पूरा समझा के, जैसा लाइन में कहा होगा वैसा ही लिख के सवाल बनाएंगे। ठीक है ना, डरना नहीं है, घबराना नहीं, कुछ जादू नहीं कर रहे हैं इसमें, जैसा बोल रहा है वैसा ही कर रहे हैं। माना शेफाली के गणित में अंक कितने हैं, गणित में अंक x है। कितना है, x। अब आप बच्चों ये बताओ, जब गणित और अंग्रेजी के दोनों का अंकों का योग मतलब जोड़ 30 है, कितना है, 30 है, मतलब गणित के अंक और अंग्रेजी अंक अगर दोनों को मिला देते हैं तो उसके नंबर 30 बनते हैं। कितने बनते हैं, 30। तो अगर उन 30 में गणित के अंक x हैं, तो अंग्रेजी के कितने हो गए, तो 30 में अगर x निकाल दोगे तो बचा हुआ अंक क्या हो जाएगा, अंग्रेजी क्या हो जाएगा। देखो, तथा अंग्रेजी में, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं, कितना होगा बच्चों, 30 माइनस x। ठीक है बच्चों, गणित में अंक x है तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं, 30 माइनस x। कहने मतलब आप ये बताओ कि अगर किसी बच्चे का गणित और अंग्रेजी में अंक मिला के कुल 30 हो रहे हैं, और हमने बोला कि भैया उसके गणित में अंक 10 हैं, कितने हैं, 10, तो बताओ दो बच्चा अंग्रेजी में कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 30 में से 10 अंक उसके अगर गणित में है तो 30 में 10 घटा देंगे तो 20 वाला क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का। तो वही चीज हमने यहाँ भी कर दिया भैया, 30 कुल उनके अंकों का योग था। कितना था, कुल अंकों का योग। तो गणित में अगर हमने अंक x माना, तो 30 में से x अगर गणित का माना है तो 30 में से जो x कोई संख्या रही होगी ना, हमें तो पता नहीं, घटा देंगे तो बचा हुआ अंक क्या मिल जाएगा, अंग्रेजी का मिल जाएगा। और वही चीज हमने किया है। ठीक है, वही चीज हमने क्या किया, वही चीज हमने किया है। अब क्या कह रहा है, देखो अब हमसे कह रहा है कि प्रथम शर्त अनुसार, ये तो हमारा, देखो ये तो हो गया, सॉरी बच्चे, ये हो गया हमारा पहला शर्त, पहला शर्त हो गया। अब द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है, देखो द्वितीय शर्त अनुसार, क्या बच्चों, द्वितीय शर्त अनुसार, पहली शर्त में तो हमारा ये केस बन गया, ठीक है ना, पहली केस में क्या बन गया, ये केस बन गया। और दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि
हाँ दूसरी शर्त कह रहा है कि यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक, क्या कह रहा है, गणित में 2 अंक अधिक, तो चलो कर दो। दूसरी शर्त अनुसार गणित में क्या कह रहा है, 2 अंक अधिक, तो 2 अंक अधिक कर दो भैया। पहले कितने थे, x थे, क्या कह रहा है, 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। कह रहा है कि अब यदि गणित में उससे 2 अंक अधिक मिले होते, अधिक मिले होते तो तब उसके अंक कितने हो जाते हैं, अधिक अंक मिले होते तब उसके अंक कितने हो जाएंगे। देखो पहले x थे, अब अगर उसको x गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, मतलब x से 2 ज्यादा, तो कितने हो जाएंगे, x प्लस 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों, x प्लस 2। और क्या कह रहा है, तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में भी कितना था उसका, 30 माइनस एक्स, तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अंक, नया अंक क्या हो जाएगा, नया लिख दो, तब अंक, तो यहाँ क्या लिख दो, तब नया अंक, तब नया अंक बराबर क्या हो जाएगा भाई, 30 है माइनस एक्स पहले थे, अब 3 घटा दो, 3 कम मिले होते, कितना आ जाएगा बच्चों, 27 माइनस एक्स, ये नया अंक आ गया। पहले उसके अंक देखो, पहले शेफाली के गणित में अंक थे एक्स और अंग्रेजी में कितने थे, 30 माइनस एक्स। जब उसको नई शर्त जो आई कि भैया उसके गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, तो भैया x प्लस 2 उसके नई अंक आ गए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो 30 माइनस एक्स में से 3 घटा दिया, तो नया अंक क्या मिल गया, 27 माइनस एक्स। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हाँ मिले, हाँ अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो हमसे क्या कह रहा है कि तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। क्या कह रहे हैं हमसे बच्चों, तब उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं जब द्वितीय शर्त अनुसार जो उनको नया अंक मिलता है, किसमें, गणित में 2 अंक अधिक जोड़ने पे और अंग्रेजी पे 3 अंक घटाने पे, तो जो ये नया अंक मिलता है ना, कह रहे हैं जब जो नया अंक मिलता है तो उनका क्या हो जाता है, हाँ उन अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। हमसे कह रहा है जो ये नया अंक मिला है इनका गुणनफल कितना हो जा रहा है, 210। अब समझो, इन अंकों का गुणनफल, मतलब गुणनफल हमने क्या बताया था, गुणनफल आपको बताया था बच्चों कि ये पहली अंक क्या है बच्चों, x प्लस 2, दूसरा क्या है 27 माइनस एक्स। कह रहे इन अंकों का गुणनफल, मतलब गुणा कर दो और जो फल निकल के आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों, 210 आ रहा है। कितना आ रहा है, 210। हमसे क्या कह रहा है, 210 आ रहा है। ठीक है बच्चों, कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। समझ में आया। हमसे कह रहा है कि जो नया अंक हमें मिला है, अगर इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 210, मतलब इन दोनों का जो गुणा कर दोगे जो फल निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, 210। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको सरल करके हमें क्या निकाल लेंगे, शेफाली के गणित और अंग्रेजी के अंक निकाल देंगे। चलो करते हैं। कुछ नहीं करना बच्चों, बस सरल कर लो। पहले x का इसमें गुणा कर दो, 27x, इसमें करा दो माइनस का x की घात दो, अब 2 का करा दो, 27 दूना 54 और माइनस का 2x बराबर बच्चों 210। चलो और हल कर लेते हैं इसमें। अब बचा हुआ बताओ 27x और माइनस का 2x, प्लस माइनस बच्चों माइनस, तो ये घट जाएगा 25 का x आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 25 का x माइनस x की घात 2 और प्लस का 54 और बराबर का 210। ठीक है बच्चों, चलो 210 इधर ले आओ भैया, 25x माइनस का x की घात 2 प्लस का 54 और माइनस का 210 हो जाएगा बराबर का 0। चलो इसे और हल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब दो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस होता है। क्या होता है प्लस माइनस बच्चों, माइनस होता है। अब ये घटेगा, तो भैया 210 में 54 घटाओगे कितना आएगा, घटा दो। अब ये 0 से 4 जाएगा, उधार लोगे, 10 में 4 गए बच्चों 6 बचा। कितना बचा बच्चों, 6 बचा। अब 10 में 5 गए बच्चों 5 बचा, इधर 1 बचा। कितना आ गया बच्चों, 156 आ गया।
10 में 4 गया 6, इधर कितना बचे बच्चों 0, एक ले लो, 10 में 5 गया 5, इधर एक कितना आया 156 आया। ठीक है, चलो यहाँ क्या लिख दोगे बच्चों 25x² 25x माइनस एक्स की घात 2 माइनस का 156 लिखोगे, क्यों, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं, कितना हो जाएगा 0। अब इनको क्रम से लिख लो, जो एक द्विघात समीकरण का सिस्टमेटिक रूप होता है। x² वाले इधर ले आओ और ये x वाला उधर ले जाओ, माइनस का 156 कर दो, 0 कर दो, ठीक है ना। चलो अब माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे, x की घात 2, अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। माइनस को उधर ले जाओ, x² माइनस का 25x प्लस का 156 बराबर 0, ठीक है ना। अब हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, अब हमारा बच्चों बन जाएगा ये, ठीक है ना। ये हम ले लेंगे 1, ये पेन ले लेने बच्चों, क्या हो जाएगा 105, ठीक है। चलो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये समीकरण बन गया, ठीक है। अब वही चीज करना है इसमें, करना कुछ नहीं बच्चों, x² का गुणा क्या है 1, 1 का गुणा अचर पद से कर दो, 156 आया। अब 156 का गुणनखंड करो कि गुणा करने में तो 156 आ जाए, जोड़ने का टाइम कितना आ जाए माइनस का 25। चलो देखते हैं, ये हम मिटा दे रहे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। चलो चलो बच्चों इसका आगे का देखते हैं हम, आगे का कैसा होगा। चलो अब 156 का गुणनखंड कर लो पहले, 2 सते 14, 2 अठे बच्चों 16, 2 3 6 और 2 9 18, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 और 13 एकम बच्चों 13, ठीक है। अब ऐसा गुणनखंड इसका लो, 2 गुणनखंड लेने हैं कि गुणा करने में तो 156 आ जाए, जोड़ने का टाइम कितना चाहिए 25। अभी माइनस का मत देखो, खाली संख्या देखो। चलो देखते हैं, 2 दूनी 4 3 12, एक ये बन गया, एक ये 13 बन गया, तो 13 गुणे 12 कितना हो जाएगा बच्चों 156, और 13 में अगर 12 जोड़ दोगे बच्चों तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब बारी क्या आई है, अब बारी आई है कि माइनस का 25 लेना है। हमने क्या बोला है, हमेशा बड़ी संख्या का पीछे वाले चिन्ह हम लेते हैं, तो जो चिन्ह हमें लेना है वो बड़ी संख्या के पीछे लगा दो, ठीक है ना। अब ये जोड़ने में 25 आ रहा है, तो जोड़ने की 2 कंडीशन होती है, एक प्लस प्लस मिला के प्लस होता है, एक माइनस माइनस मिला के प्लस होता है। तो प्लस वाला तो यहाँ फिट बैठेगा नहीं, क्योंकि अगर प्लस वाला लगाएंगे तो ये हमें माइनस नहीं मिलेगा। दूसरी वाली लगाओ तो इसको भी माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये जोड़ के क्या हो जाएगा 25, बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगा दो, ठीक है। चलो अब हमें क्या मिल गया, माइनस का 13 और माइनस का 12, क्या मिल गया माइनस का 13 और माइनस का 12। चलो अब यही चीज हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे, माइनस का 13 और माइनस का 12 ले लो, x की घात 2 माइनस का 13x माइनस का 12x और प्लस का 156। चलो 2 का जोड़ा बना लो बच्चों, कितना हो जाएगा, x कॉमन ले लो तो x माइनस 13, माइनस का 12 ले लो तो x माइनस 13 बराबर के 0। अब इनमें किन में क्या कॉमन है बच्चों, आप कहोगे x माइनस 13 कॉमन है, ये ले लो, बचेगा क्या x और माइनस का 12 बचेगा, बराबर के बच्चों 0। अब समीकरण जो घात के 2 मूल होते हैं, तो भैया इनके एक बार x बराबर माइनस 13 बराबर 0 कर दो, x बराबर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, एक बार ये कर दो तो x बराबर 12। देखो अब शर्त क्या है हमारे पास कि गणित में अंक हमने x माने थे देखो इधर, अगर गणित में अंक उसके x हैं, x बराबर 13, अगर गणित में अंक उसके क्या है, गणित में अंक उसके क्या है बच्चों 13, क्योंकि गणित का अंक हमने x माना था ना, तो x तो पहली शर्त अगर हम 13 ले रहे हैं कि गणित पे अंक उसके x बराबर 13 है, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा बच्चों, अंग्रेजी में कितना था
30 माइनस एक्स था, तो रख दो भैया 30, नीचे कर दे रहे 30, और एक्स कितना था 13। तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा बच्चों, तुम ही बताओ। 30 में से अगर 13 उसके गणित में थे, तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा बच्चों, 17। कितना आ जाएगा, 17। अगर तुम एक्स बराबर 12 ले रहे हो बच्चों, उसके गणित में कितने थे, 12। तब अंग्रेजी में कितना हो जाएगा बच्चों, 30 माइनस एक्स, 30 और माइनस 12, कितना जाएगा बच्चों, 18। ठीक है ना बच्चों, तब कितना हो जाएगा बच्चों, 18। ठीक है, चलो समझ में आया। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। ये आपका हो गया है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, तीसरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, दो सवाल हमारे हो गए हैं, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है बच्चे कि एक आयताकार खेत है। खेत कैसा है, आयताकार। तो बना लेते हैं बच्चों, अरे समझने के लिए बना लेते हैं। खेत कैसा बच्चों, आयताकार। खेत तो है लेकिन कैसा है, आयताकार है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, देखो विकर्ण क्या होता है आप समझ लो पहले। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, बराबर। क्या होती है, बराबर। किसी भी आकृति में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, उसको ही विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। किसी भी आकृति में सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। अब आप एक चीज में देखिए, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो सकती है, मतलब संभावित कौन सी ऐसी भुजा है जो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, उससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती। क्या आप कहोगे ये है, ये है, इससे भी तो बड़ी कुछ कोई भुजा हो सकती है। आप सोचो, अगर हम यहां से एक भुजा ऐसे खींच दें बच्चों, तो इससे भी बड़ी देखो भुजा आ सकती कि नहीं आ सकती। तो हमने क्या बोला, किसी भी आकृति में सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो ये देखा जाए तो इस आकृति की सबसे बड़ी भुजा है। भुजा है कि नहीं है, इनसे भी बड़ी है। इसे हम क्या बोल दोगे, विकर्ण। क्या बोलोगे बच्चों, विकर्ण। विकर्ण बोल दो या फिर कर्ण बोल दो। क्या बोल दो, कर्ण। हमने क्या बोला, किसी भी आकृति में सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण या कर्ण बोलते हैं। और सबसे बड़ी या विकर्ण की कर्ण क्या होती है, ये तिरछी वाली भुजा होती है। ठीक है ना, किसी भी आकृति की जो तिरछी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, कर्ण या विकर्ण। यही सबसे बड़ी भुजा उस आकृति की होती है। ये दिमाग में बैठा लो, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, और हमेशा तिरछी ही ऐसी होती है। आप कमरा आप देखोगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कितनी लंबाई तक का कोई पोल है, ये पोल होता है ना बांस का पोल, कैसे, मतलब अगर उसमें बोला जाए आपको भैया इस बांस को इस कमरे में फिट करना है, आप कैसे फिट करोगे, और उसकी जो डायमेंशन होगी वो ऐसे में एकदम दे रखी होगी। तो अगर आप तिरछा रखोगे तो एकदम फिट आएगी। ठीक है ना, अधिकतम मतलब अधिकतम लंबाई तुम्हें किस पे मिलेगी, पोल को अगर तिरछा रखोगे तब। कहने का मतलब आप दो चीज समझ लीजिए, किसी भी आकृति में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं या विकर्ण कहते हैं, और वो तिरछी ऐसे होती है। ठीक है, इसे आप क्या बोलोगे, विकर्ण। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। किससे, छोटी भुजा से। और क्या कह रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो पहले आप ये मान लो, माना छोटी भुजा, क्या मानोगे, माना छोटी भुजा x, क्या मानोगे बच्चों, x। अब चलते हैं, कह रहा है कि हाँ, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अब विकर्ण कितना हो जाएगा, छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 मीटर। तो ये अधिक के लिए हमने क्या बोला था, हमने अभी शब्द लिखवाए थे ना, कुल, अधिक, योग, इनका सबका मतलब जोड़ होता है। लिखवा रखा है ना हमने, कुल, अधिक, योग, जोड़, इनका मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो देखो वही चीज आ गया, कह रहा है जो विकर्ण है ना, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अधिक मतलब जोड़ना है। हमने शुरुआत में लिखवाया था ना
कि शब्द से डरना नहीं है, अधिक आ जाए तो उसका मतलब है जोड़, कुल आ जाए तो जोड़, कुल मिलाकर आ जाए तो जोड़, योग है तो जोड़। उसमें दे रखा है ना कि विकर्ण जो है बच्चों छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, अधिक मतलब जोड़, x से 60 मीटर अधिक मतलब जोड़, ठीक ना। छोटी भुजा कितनी है आपकी, x मीटर मान लो, मीटर में दे रखा है, हाँ मीटर में दे रखा है। चलो देखो, तो विकर्ण क्या हो गया, x प्लस 60। अब क्या कह रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। अब बड़ी भुजा कितनी है बच्चों, बड़ी भुजा बच्चों छोटी भुजा से कितनी अधिक है, 30 मीटर। अधिक का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। अभी हमने लिखवाया था कि अधिक का मतलब जोड़, तो भैया x से अधिक मतलब x में 30 जोड़ दो, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, तो खेत की भुजाएं बता दो। क्या पूछ रहा है, खेत की भुजाएं बता दो। भुजाएं मतलब किसी आयत में दो भुजा होती हैं, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो एक ये वाली भुजा हो गई, एक ये वाली भुजा हो गई, तो हमें ये और, देखो ये निकाल लोगे तो ये भी निकल आएगा, बराबर होती, हमें ये और ये भुजा निकाल लेनी, ठीक है ना। चलो अब एक चीज इसमें बताएंगे, देखना मार्कर हम ले लेते हैं थोड़ा ब्लैक वाला, इसे हाईलाइट करने के लिए, ठीक है ना। बच्चों अब इस पे ध्यान देना, हमने क्या बोला बच्चों, इसे ब्लैक बना दे रहे हैं। ये जो विकर्ण हमने खींचा है इसे गौर करना, ये समकोण बन रहा है, ये 90 डिग्री होता है, ये क्या बन रहा है, ये समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण। बहुत से देखिए, इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है, कोई भी साइड अगर किसी बेस के परपेंडिकुलर हो जाती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और अगर और ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज बन गया, और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण। पूरे को आप रेक्टेंगल बोलोगे, रेक्टेंगल मीन्स आयत, और ये आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल कई तरह के होते हैं, तो ऐसा त्रिभुज, ये ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 अंश हो, वो आपका समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो, अब समकोण वाला त्रिभुज में क्या शर्त लगती है, आप ये देखो, अगर ये कर्ण विकर्ण है तो ये आधार है, आधार मतलब जहां पर ये टिका है। ये क्या है, ये आपकी ऊंचाई होती है या फिर लंबाई होती है, या फिर लंबाई या लंब बोलते हैं, लंबाई या लंब बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज की एक शर्त होती है, देखो क्या शर्त होती है, आप लिख लो। इस पे लगता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, अभी हम आयत नहीं ले रहे हैं, इतना पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, और कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। तो जब भी किसी, देखो ये जो पाइथागोरस प्रमेय लगता है ना बच्चों, ये सिर्फ किस पे लगता है, समकोण त्रिभुज में। अगर आपका समकोण त्रिभुज की स्थिति बन रही है तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि जो बड़ी भुजा होती है ना, क्या होती है, बड़ी भुजा, इन दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलो लिख लेते हैं हम क्या लिखेंगे कि भैया आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग किसके का जोड़ कर दो, किसके बराबर आएगा, कड़ या बिकड़ के बराबर, ठीक है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं हमसे, कि अगर समकोण की स्थिति बन जाएगी ना बच्चों, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है बच्चों, कि जो बड़ी भुजा का वर्ग कर दोगे तो ऊंचाई का वर्ग, ये जो शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है बच्चों।
ये आपका पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब ये चीज हम यहाँ लगा देंगे। देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, इसे आप लिख लेना, ठीक है ना। क्या होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, आधार का वर्ग। आधार हमने क्या दिए रखा है, देखो बड़ी भुजा हमारी कितनी है बच्चों, हाँ बड़ी भुजा कितनी है बच्चों हमारी, x प्लस 30। इसे मान लो x प्लस 30, इसे कितना मानोगे x, ये कितनी है आपकी x प्लस 60, ठीक है ना बच्चों। देखो एक मिनट, ये है बच्चों आपकी x प्लस 30, हाँ सॉरी 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 बच्चों, ये x प्लस 30 है, ये x है, और ये कितनी है x प्लस 60 है, ये वाले 60 है, ये देखो कड़ दे रखे ना, विकर्ण आपके x प्लस 60, इसे विकर्ण बोलते हैं। और बड़ी भुजा बच्चों क्या है, ये बड़ी दिख रही है, ये 30 मान लिया। छोटी भुजा बच्चों क्या है बच्चों, ये छोटी भुजा हमारी क्या हो गई, x हो गई, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, हमने बता दिया है भैया, इनका वर्ग कर दो आधार का, और प्लस किसका कर दो, लंब का, और इनके बराबर होगा विकर्ण या कड़ के। कड़ कितना है बच्चों 60, ठीक है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय के, ये चित्र हम मिटाएंगे बच्चों क्योंकि जगह की शॉर्टेज है, यहाँ पर सवाल को करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना। चलो देखो, ये है बीजगणितीय सर्व समीकरण, इसे क्या बोलते हैं, बीजगणितीय सर्व समीकरण, ठीक है ना। अगर आप इसे a मान लो, इसे आप b मान लो, तो क्या बनेगा बीजगणितीय सर्व समीकरण, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। यही चीज हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर ये a है तो ये b है, तो ये लगा दो बच्चों। देखो कैसे लगाओगे, देखो a की जगह x ले लो, x का स्क्वायर, b की जगह क्या ले लोगे 30 ले लो, 30 का स्क्वायर, और क्या है आपका 2, ये कितना है बच्चों x, b कितना है बच्चों 30 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये वाला हल कर लो बच्चों, देखो ये भी, इसमें भी यही लग जाएगा। अगर आप इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो ये भी सर्वसम के बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग दो, x का स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे a x है, b आपका 60, ठीक है ना। चलो हल करते हैं। देखो इसे हल कर लो बच्चों, क्या करोगे, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये 30 का वर्ग, 30 के ऊपर 2 की घात का मतलब होता है कि 30 का गुणा 2 बार, इसे वर्ग बोलते हैं। वर्ग का मतलब होता है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर जितनी भी घात होती है ना, उस संख्या का उतना बार गुणा कर देना। तो वर्ग में 2 की घात होती है, घन में 3 की घात होती है। तो अगर किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात होती है उसका उतनी बार गुणा कर देते हैं। 2 में वर्ग बोलते हैं, 3 में घात क्या बोलते हैं, 3 में घात बोलते हैं। उससे ऊपर जितना होता है उसको भी बोलते जाते चतुर्घात, पंचघात। तो अब 30 के ऊपर 2 का घात मतलब 30 का गुणा 2 बार आप करोगे बच्चों, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या आएगा 900, कितना आएगा 900, 2 3 60x, कितना जाएगा 60x प्लस का एक्स स्क्वायर, ये देख लो एक्स स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा बच्चों आपको 3600, कर लेना, हमने कर दिया है, 2 दूनी 60, 120 और एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसको और सरल कर लेते हैं बच्चों, एक्स एक्स मिलके बच्चों 2x स्क्वायर, और आपका अब इसे सही क्रम में लिख लो 60x प्लस आपका 900, इसे लिख लो बच्चों एक्स स्क्वायर और प्लस का 3600, और इसे हाँ पहले 3600 के लिखोगे, इसे भी क्रम में लिख लो 120x और प्लस का 3600, ठीक है बच्चों। चलो अब इसको हम यहाँ करेंगे बच्चों, ध्यान देना, यहीं से उठाएंगे, ध्यान देना। जो घात समीकरण का एक सिस्टमेटिक रूप होता है, पहले x की घात 2 वाले लेते हैं, फिर x वाले लेते हैं, फिर लास्ट में चर पद लेते, अच्छा सॉरी अचर पद लेते हैं। चलो
अब यहीं से देखना पहला क्या है, यहाँ ध्यान देना बच्चों, पहले क्या है 2x², 2x²। अब यहाँ ध्यान देना, ये x² है, इधर लाएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब ये ले लो प्लस का 60x, अब इधर क्या है 120x, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 120 है। अब ये ले लो 900, इधर कितना है प्लस का 3600, इधर आएगा तो माइनस का 3600 बराबर 0। ठीक है, अब हल कर लो, दो में से एक x चला गया, x² प्लस माइनस माइनस, 120 में 60 गया 60, हम बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं तो माइनस का 60x। अब भैया प्लस माइनस माइनस, अब 3600 में अगर 900 घटा दोगे 27×3 2700 आएगा, कितना आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे वाला लगाते हैं, कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना। अब 2700 के ऐसे टुकड़े करो बच्चों, तो मार्कर, एक मिनट मार्कर गिर गया, मार्कर गिर गया बच्चों। हाँ, सवाल आपको क्या लिखा था, देखो 2700 के आप ऐसे टुकड़े कर दो बच्चों कि जोड़ने के टाइम कितना आ जाए 60 आ जाए, और गुणा करने में कितना आ जाए भैया बता दो 2700 आ जाए। ठीक है ना, जोड़ने के टाइम कितना आ जाए बच्चों 60x आ जाए, और गुणा करने में कितना आ जाए बच्चों 2700 आ जाए। चलो करते हैं इसका गुण। पहले क्या करोगे, देखो इसका जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं होता वो हम, कोई संख्या नहीं होती एक लेते हैं। अब x² का गुणांक का गुणा अचर पद से कर दो, जो आएगा उसका गुणनखंड कर लो, जो आता है उसका गुणनखंड कर लो। किससे कटेगा ये, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, और कर दो 2 6 12, एक जाएगा 2 7 14, 2 5 10। अब 7, हाँ 7 6 13 5, अब 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर काट दो 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1 5 25, 5 1 5। ठीक है, चलो अब इसके ऐसे टुकड़े दो करो कि भैया गुणा करने में तो इतना है, गुणा करने में तो आपको हमेशा मिल ही जाएगा, समस्या आपकी यहाँ आती, और जोड़ने या घटाने में कितनी आनी चाहिए 60 आनी चाहिए। चलो देखते हैं, बनाते हैं, तो सामने बनाते हैं क्या बनेगा ये, 5 5 25 3 75, ये आप कर लो 5 3 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, आप ऐसे बना लेते हैं। अगर 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 दूनी 60, ये बना लो, 5 तिहाई 15 3 45, 5 तिहाई 15 तिया 45, ये नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है ना, और बना लेते हैं 5 5 25, 25 दूनी 50, 3 त्रिकाई 9 3 27 दूनी 54, ये भी नहीं बचेगा बच्चों। देखो अब क्या बनेगा बच्चों, फिर यहीं पर बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। 12 13 कैसे बनेगा बच्चों, ये 120 90, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, ये हो गया आपका, हाँ ये आपका हो गया 60x, इधर आएगा 120x हो जाएगा, ये सही है आपका। 3600 आएगा, 2700 हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं कैसे बनेगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 पंचे 60, 5 3 15, 15 दूनी 30। देखो हाँ 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, और 60, हाँ 60 3 90 का बन जाए ये, 90 60 90 90, हाँ ये आपका बन जाए 9 3 27। देखो बच्चों बन गया, ये आपका बन गया बच्चों, देखो ये बन गया। हाँ देखो बच्चों क्या बना, 5, इसको यहाँ देखो 5 तिहाई 15, और आपका क्या बन जाएगा 15 तिया 45, 45 दूनी 90, ये 4 हमने ले लिया। ठीक है, 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90। अब बचा क्या हमारे पास 5 3 और 2, 5 तिहाई है बचा ना, 5 तिहाई 15 दूनी 30,
ठीक है बच्चों, क्या बन गया? देखो ध्यान करना, हमने क्या बोला आपसे कि ये वाले ले लो, 5×3 = 15, 15×3 = 45, 45×2 = 90, ठीक है ना। अब बचा 90 बन गया, और क्या बचा आपका 5×3 = 15, 15×2 = 30, ये बना 90 और 30। तो 90 और 30 का गुणा करा दोगे तो 2700 आएगा। अब जोड़ने घटाने पे 60 लाना है, ठीक है। तो क्या करोगे बच्चों, 90 से 30 गया तो 60 आ जाएगा। अब माइनस का 60 चाहिए, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह लेते हैं, तो बड़ी संख्या के पीछे वो चिन्ह लगा दो जो तुम्हें चाहिए। अब भैया इस पे क्या लगा दो, देखो यहाँ देख लो, यहाँ ये लगा दिया हमने, यहाँ प्लस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस, 90 में 30 गया 60। अब माइनस का 60 चाहिए तो हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं। तो भैया जो तुम्हें चाहिए वो बड़ी संख्या के पीछे लगा दो, तो बड़ी संख्या के पीछे माइनस है तो माइनस का 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो -90 और प्लस का 30 हमें मिल गया। चलो मिल गया ना, अब इसे हल करते हैं। बड़ा काफी ये कभी कभी क्या होता है, सवाल थोड़ा फंसा देता है, काफी देर लग गया इसमें 90 और 30 निकालने में। 90-30 का कॉम्बिनेशन बन रहा था लेकिन काफी देखना पड़ रहा था, काफी लंबा था नहीं। चलो 90-30 बना, अब इसको लिख दो, x की घात 2 माइनस का 90x प्लस का 30x और माइनस का 2700 बराबर 0। दो दो का आप क्या लो जोड़े ले लो, क्या बचेगा, x कॉमन लोगे तो x - 90, यहाँ आप 30 कॉमन लोगे तो x - 90 बराबर का 0। अब इनमें का कॉमन है बच्चों बता दो, कह दो सर जी इस पे ये कॉमन है, x - 90, तो बचेगा क्या, x + 30 बराबर का 0। देखो अब दो मूल होते, एक बार ये 0 दिखा दो, x - 90 बराबर 0, तो x बराबर 90। एक बार अगर ले लोगे x + 30 बराबर 0, तो x बराबर -30। अब भैया भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, उम्र, ये सब, और चाल, दूरी, ये कभी माइनस पे तो होती नहीं, तो माइनस वाले को हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, हमारे पास बचा x बराबर 90। क्या बचा बच्चों, x बराबर 90। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा छोटी भुजा और बड़ी भुजा बता दो। तो भैया छोटी भुजा हमने x माना था, x बराबर 90 आ गया। अब बड़ी भुजा हमसे पूछ रहा है, तो x की जगह आप 90 रख दो यहाँ, और प्लस का ये 30, कितना जाएगा 120। बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी 120, छोटी भुजा कितनी आ जाएगी आपकी 90। x बराबर 90 रख दो तो छोटी भुजा 90 आ जाएगी और बड़ी भुजा 120 आ जाएगी, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो मिटा देते हैं, देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या है। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, हमसे कह रहे हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या है उसका वर्ग कर दो। वर्ग बोले तो किसी भी संख्या के ऊपर 2 की घात, किसी भी संख्या के ऊपर 2 बैठा रहता है, और घन बोले तो किसी भी संख्या के ऊपर 3 बैठा रहता है, समझ गए ना। चलो कह रहे हैं कि दो संख्या है उनके वर्ग, मतलब उसके ऊपर 2 बैठा है, का अंतर 180। अंतर मतलब घटाना, हमने लिखा रखा है अंतर हो, घटाना हो, इतना कम कर दिया जाए, ये सब क्या होता है, घटाना ही होता है। इसीलिए हमने शुरुआत में आपको बता दिया था कि इन शब्दों को पहचानो पढ़ो, अगर शब्द पकड़ में आ गए तो सवाल कुछ नहीं। दो संख्या के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। पूछ रहा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या बोल रहा है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है कि दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोनों संख्या हमें तो पता नहीं, हम क्या मान लेंगे, अपने तरफ से मान लेंगे, माना बड़ी संख्या
x और छोटी संख्या y, ठीक है। अब हमारा जो शर्त कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। कह रहा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या, पहला शर्त क्या है कि दोनों संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब किसी भी संख्या के ऊपर 2 बैठा है। क्या बैठा है? 2 बैठा है या 2 की घात, तो मतलब दोनों संख्या का वर्ग। पहले पहली वाली संख्या का वर्ग कर दो, फिर दूसरी वाली संख्या का वर्ग कर दो। अब कह रहे हैं दोनों संख्या के वर्ग का अंतर, जो तुमने इसका वर्ग कर दिया, इनका अंतर, अंतर मतलब घटाना, बताया ना, घटाना कर दो। कितना दे रखा है? 180। कितना दे रखा है बच्चों? 180 लो। जैसा सवाल बोला हमने कर दिया, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है? अब द्वितीय शर्त क्या है बच्चों? द्वितीय शर्त क्या है कि हाँ, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। हमसे कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या है, इसका वर्ग मतलब उसके ऊपर 2 की घात। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब 2 की घात। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या x का कितना गुना है? गुना मतलब गुणा होता है, हमने बता रखा है। तो कुछ नहीं है, हमने जितने भी शब्द शुरुआत में लिखाए हैं, अगर सब शब्द को आप पहचान लो, जैसा बोले वैसा रखते चले जाओ, कुछ भी नहीं है। अब बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या यही होती है, सर समझ में नहीं आती। हमने कुछ किया क्या? जैसा बोल रहे वैसे कर रहे। बड़ी, देखो क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना। गुना मतलब गुणा, कितना गुणा? 8 गुना। जैसे बोला हमने रख दिया, ये हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि दोनों संख्या बता दो। क्या बता दो? दोनों संख्या बता दो। चलो अब क्या करोगे बच्चों? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 देखा, वाई स्क्वायर की जगह आप क्या रख दोगे? 8 गुणे एक्स। क्या रख दोगे? अच्छा, हमने एक्स स्क्वायर से ही वाई, पहले एक्स वाला क्यों लिया? जब हमने बड़ी संख्या x मानी है तो बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटाएंगे, तभी तो 180 आएगा। अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा ना। और भैया माइनस में आ जाएगा तो ये शर्तें तो पूरी नहीं होंगी, ठीक है ना। चलो अब देखो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। अब वाई स्क्वायर बराबर 8x कहाँ रख दोगे? यहाँ रख दो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 8x बराबर 180, देखो दे रखा है। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 8x 180 इधर ला दो, तो ये भैया प्लस में इधर आएगा माइनस। चलो हमारा समीकरण बन गया बच्चों। अब जिसके पीछे कोई गुणांक ना हो, एक लेते हैं। एक का गुणा 180 में कर दो। 180 के ऐसे टुकड़े कर दो कि जोड़ने घटाने में क्या आ जाए? 8 आ जाए। चलो 180 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 नवा 18, 2 दूनी, ओ 2 दूनी 4 नहीं बच्चों, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। अब ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पे 180 आ जाए, तो गुणा करने में तो हमेशा हमें वही संख्या मिलेगी। अब जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अभी चिन्ह की तरफ ध्यान मत दो, चलो चलते हैं, बना लेते हैं। कैसे बना लें? 5 से 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 त्रिकाई 9, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ये कैसे बनेगा? 12 8 कितना बनेगा? कितना बनेगा? देखो बच्चों, इसे देखो, देखो कितना बनेगा बच्चों। ये आपका बन जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 3 12, नहीं देखिए 5 दूनी 10 दूनी 5 दूनी 10 दूनी 20, ये भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा? 1 मिनट, तो गलत है। 5 3 एकम 3 पे 5, ये कैसे बनेगा? देखो ये बन जाएगा आपका 90,
5 तिहाई 15 और 15 छक्का 90, 90 दूने 180, ये भी नहीं बनेगा बच्चों। इसे बनाना, चलो इसे देखते कैसे बनेगा इसे जी। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 तिहाई 15, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18 बन गया बच्चों। देखो बच्चों ये ले लो आप और ये ले लो, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 18 दहमा 180, ठीक ना। 18 दहमा बच्चों 180। अब 18 में 10 घटा दो भैया तो आपको 8 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा ना। चलो अब माइनस का 8 चाहिए बच्चों। हमने क्या बोला, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह हम लेते हैं। तो जो चिन्ह तुम्हें चाहिए वो बड़ी संख्या के पीछे लगा दो। माइनस चाहिए तो माइनस लगा दो, ये प्लस कर दो, प्लस माइनस माइनस, 18 में 10 गया 8। अब हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं, लगा दो। क्या मिल गया, माइनस का 18 और प्लस का 10। क्या मिल गया, माइनस का 18 और प्लस का 10। ठीक है चलो, अब क्या रखेंगे, माइनस का 18 और प्लस का 10, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, कभी कभी गुणनखंड बनने में थोड़ा क्या हो जाता है, समझना ज्यादा पड़ता है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी जल्दी पकड़ में आ जाता है, कभी कभी देर हो जाता है। देखो अब लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस के 180 बराबर 0। चलो एक्स स्क्वायर कितना बना था, माइनस का 18x और क्या बचा था बच्चों, प्लस का 10, 18 दम में 180, हाँ 10x माइनस के 180 0। चलो दो दो का जोड़ा बना दो, दो दो का अगर जोड़ा बन जाएगा आपका। यहाँ x कॉमन ले लो तो x माइनस 18, यहाँ प्लस का 10 कॉमन ले लो, x माइनस 18 बराबर का 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या करो सर जी ये कॉमन है, तो x माइनस 18 आपने बाहर ले लिया, x प्लस 10 बचेगा बराबर 0। अब द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं तो एक बार ये 0 दिखा दो, तो x बराबर 18, एक बार ये 0 दिखा दो, ये 10 है। ठीक है बच्चों, x बराबर प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस कर देगा। आपको पता है कि हम बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछ रहा है, तो x बराबर 18 है, x बराबर माइनस। अच्छा देखो संख्या प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है, ठीक है ना। संख्या तो ऐसा तो है नहीं कि भाई संख्या खाली धनात्मक होती, संख्या तो ऋणात्मक होती, लंबाई चौड़ाई और आपका उम्र चाल दूरी ये सब ऋणात्मक नहीं होती, संख्या तो होती है ना ऋणात्मक। तो जब आप ये वाला केस लोगे, बड़ी संख्या कितनी माने थे आप, x, तो अगर बड़ी संख्या आप x लेते हो तो आपको छोटी संख्या कितनी मिल जाएगी बच्चों। देखो छोटी संख्या कितनी मानी थी आपने, आप y माने थे, कितनी माने थे, y माने थे। आपसे पूछा क्या, पहले सवाल देख लेते हैं। आपसे पूछा ये है बच्चों कि दोनों संख्याएं ज्ञात करो। देखो बड़ी संख्या अगर आप 8 18 रखोगे तो छोटी कितनी मिल जाएगी बच्चों, इधर देखो वाई स्क्वायर आपको कितना दे रखा है बच्चों, 8x, वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 8x, ये यहाँ कर दे रहे हैं। देखो देखो हम यहाँ कर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा देखो ये आप लिख लेना, इसको यहीं कर दे रहे हैं, देख लेना। अगर एक बार आप x बराबर 18 लोगे तो वाई स्क्वायर बराबर है 8x, तो हमें छोटी संख्या निकालनी है, छोटी हमने y मानी थी, तो वाई स्क्वायर बराबर 8, x बराबर कितना रख दोगे 18, 18 अट्ठे 144, 144 होता है, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 144। ये यहाँ नहीं बनेगा, ये हम यहाँ करेंगे, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ये मिटा दे रहे हैं, वहां आपको समझ में आएगा भी नहीं, ये लिख लेना, ठीक है। देखो इधर वाई स्क्वायर बराबर 8x था, वाई स्क्वायर बराबर कितना था 8x।
ये हमने कि छोटी संख्या मानी थी 8, एक्स कितना है बच्चों 18, तो वाई स्क्वायर बराबर 144। हमने क्या बोला था उस दिन आपको बताया था ना, देखो अब देखो, अगर इधर किसी भी संख्या के ऊपर अगर कुछ भी घात होती है ना, अगर ये घात बराबर के उधर जाएगी ना बटे में हो जाती, कैसे हो जाती बटे में, ऐसे ये इधर से हटेगी तो वहां जाएगी तो बटे में हो जाएगी, मतलब घात पलट जाती है। अगर इधर किसी के ऊपर घात कुछ भी हो बराबर के उधर जाएगी तो घात क्या हो जाती पलट जाती। अब एक चीज बच्चा आप जान लो कि 1/2 किसका मान होता है अंडर रूट का, किसका होता है अंडर रूट का। अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2, तो हम 1/2 की जगह क्या लगा देंगे अंडर रूट। ठीक है बच्चों, देखो अब हम अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं जेल, क्या बोलते हैं जेल। इस जेल का नाम क्या है रूट। और यहाँ का जो जेलर है उसका क्या कायदा है, उसने ये हर जेलर अपने जेल में एक नियम बनाता है। इसने क्या नियम बनाया है कि भैया ये कैदी हैं, जेल से वही कैदी बाहर निकलेगा जो इस जेल की शर्तें को पूरी करेगा। और शर्त क्या रखा जेलर साहब ने, अपने जैसा एक और साथी ले आओ जोड़े में, तब आपको जेल से बाहर निकाल देंगे। अच्छा ये चेक करने के लिए भैया कि अपने जैसे एक साथी मिलेगा कैसे, इसका गुणनखंड कर दो, 2×7=14, 2×2=4, 2×3=6, तो 6×12, 2×1=2=18, 2×9=18, 3×3=9, 3×1=3। हमने क्या बोला, जेलर साहब कहते हैं आप अपने ही तरह एक और आदमी को ले आओ, जोड़े में हो जाओ, आप जेल से बाहर निकल जाओ। देखो भैया दो ने एक जोड़ा बना लिया अपने जैसा, इस दो ने भी एक जोड़ा बना दिया, इस तीन ने भी एक जोड़ा बना दिया। और आप इसे क्या लिखोगे, देखो 2×2, 2×2, 3×3। जेलर साहब ने कहा अपने जैसे एक संख्या ले आओ, जोड़ा बनाओ, बाहर निकल जाओ। तो भैया इन्होंने भी बना लिया, इन्होंने भी बना लिया, इन्होंने भी बना लिया। ये बाहर निकल के 2 हो गए, ये बाहर निकल के 2 हो गए, बाहर निकल के 3 हो गए, 2×2=4, 3=12। तो y का मान कितना आ गया बच्चों 12, कितना आ गया 12। तो भैया छोटी संख्या कितनी आ गई 12, बड़ी संख्या कितनी आ गई 18। बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12। देखो बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12। ठीक है, एक बार जब आप इसको रख दोगे x का मान कितना -10 और y स्क्वायर बराबर कितना आपका 8x, 8×80 रख दोगे, ठीक है ना। तो ये आपका मूल निकल के नहीं आएगा, क्योंकि देखो रूट के अंदर कभी भी ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता, काल्पनिक होता है, ठीक है ना। तो आप यही वाला ले लो। अगर आप इसको चेक करोगे -10 आप रखोगे यहाँ पर, देखो 8×80 हो जाएगा इसका। और देखो रूट के अंदर कभी भी माइनस वाली संख्या का रूट नहीं निकलता, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इनका कोई अस्तित्व होता नहीं। इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे और इसी को लेंगे, ठीक है ना। इसने में कितना आया, बड़ी संख्या हमारी आई 18, छोटी क्या आई 12। ठीक है, चलो ठीक है, सवाल मिटा देना, ठीक है बच्चों, चलो। ठीक है बच्चों, चलो अब आपके कितने सवाल बाकी रह गए बच्चों, आपके हमने करा दिए 7 सवाल करा दिए, ठीक है ना। इस चैप्टर में कुल 11 सवाल हैं, कितने हैं बच्चों 11। आपके 7 सवाल हमने करा दिए, 4 सवाल और आपके इसमें बाकी इस चैप्टर का, ठीक है। इसके हाँ कितने सवाल बाकी है एक बार देख लेते हैं। इसमें आपका बाकी है, हाँ इसमें आपका अभी 4 सवाल बाकी, कितना बाकी है 4। अब इन 4 सवाल को हम आपको कल कराएंगे। इसके बाद आपका प्रश्नावली 4.3 क्या हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। फिर आपका अगला चैप्टर क्या बचेगा प्रश्न चैप्टर 4.4, ठीक है। और 4.4 पढ़ाने के बाद द्विघात समीकरण आपका कंप्लीट, ठीक है ना। देखिए बोर्ड का एग्जाम आ रहा है आपका, यूपी बोर्ड वालों का तो एग्जाम की डेट भी क्लियर हो गई है, उसमें आपका 18 फरवरी से 12 मार्च तक का ऐसा दे रखा है, ठीक है बोर्ड एग्जाम का।
तो अब आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, और हम आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है, पहले उन टॉपिक को क्लियर कराएंगे। जैसे ही आपकी परीक्षा नज़दीक आएगी, आपको उन सभी संभावित सवाल को कराए जाएंगे जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, और प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे। कल आपसे फिर मिलेंगे और बाकी के 4 सवाल कल कराएंगे, फिर चलेंगे 4.4। चलिए, तब तक के लिए राधे राधे बच्चों।